हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नए आर्टिकल के साथ। तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। तो हमारा जो आर्टिकल है आज वो है आर्टिकल 81 यानी अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में बात की गई है लोकसभा की संरचना की, यानी जो हमारी लोकसभा है उसकी संरचना कैसी है, यानी उसमें कहाँ-कहाँ से कितने मेंबर लिए जाते हैं, उसका चुनाव कौन करवाता है, वो कितने महीने के लिए यानी उसके जो मेंबर्स हैं वो कितने वर्षों के लिए चयनित किए जाते हैं, वगैरह-वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमें जानना और समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कही गई है कि लोकसभा की संरचना, ठीक? कि लोकसभा की हमें संरचना को समझना है। उससे पहले ये जो पहला पॉइंट दिया गया है कि लोकसभा जो है इसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, जनता का सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहा जाता है। यानी लोकसभा के 3 और नाम हैं, इसको कहा जाता है निम्न सदन, जनता का सदन या अस्थायी सदन, ठीक? और एक और नाम होता है इसका युवाओं का सदन, ठीक? याद रखिएगा कि जो लोकसभा होता है उसे कहा जाता है युवाओं का सदन, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि आप राज्यसभा पढ़ रहे होंगे तो राज्यसभा में उसकी जो योग्यता है वो मिनिमम 30 ईयर्स है, कि यानी कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि इसमें कहा गया है कि आपकी जो मिनिमम एज है यानी कम से कम आप 25 वर्ष के होंगे तब भी आपको सिलेक्ट किया जा सकता है लोकसभा के लिए। तो इसलिए इस सदन को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। तो पहला नाम है निम्न सदन, ठीक? फिर दूसरा नाम है जनता का सदन, तीसरा अस्थायी सदन और एक हो गया युवाओं का सदन। तो इतने सारे नामों से हम लोकसभा को जानते हैं। ओके। अब अगला पॉइंट कहा गया है लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, ठीक? कि लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं उनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब भारत का प्रत्येक नागरिक पर्सनली जाकर किसी को वोट दे, तब उस प्रकार का जो चुनाव होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली। अप्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब होता है कि हम लोगों ने किसी एक व्यक्ति को चुन दिया और वो व्यक्ति जा कर के अब किसी और को चयनित कर रहा है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव देने के लिए यानी सामान्य जनता नहीं जाती है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको चुनकर कौन भेजता है, उन्हें साधारण जनता चुन कर के भेजती है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता नहीं कर रही है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा उस व्यक्ति का चयन किया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष। और जब भारत का नागरिक जा कर के वोट दे और उसके वोट के बेसिस पर किसी व्यक्ति का चयन होता है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली, ठीक? तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली की प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखा गया है अस्थायी सदन इसे क्यों कहा जाता है, ठीक? इसे अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सदन को राष्ट्रपति जब चाहे तब भंग कर सकते हैं, यानी इसके जो मेंबर्स है उसको हटा करके नए मेंबर्स ला सकते हैं, ठीक? कि जो हमारी लोकसभा है उसके अंदर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को हटा करके नए नए व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है, ठीक? जरूरी नहीं कि अगर इस व्यक्ति को इतने वर्ष के लिए रख दिया गया तो रख दिया गया, बीच में नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है, ठीक? तो कहा गया अस्थाई और अस्थाई हो गया। अस्थाई का मतलब है कि इसके जो मेंबर हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैसे ही रहेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब चाहे तब उसके सदस्यों को उसके पद से हटा सकते हैं। आपको बताया गया था कि मंत्रिपरिषद जो है उसका गठन इसीलिए किया गया है ताकि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सके कि ये सारी प्रक्रियाएं यदि आप देश में करें, इस व्यक्ति को हटा देने से और इस व्यक्ति का चयन कर देने से जो शासन प्रणाली है उसमें सुधार आ जाएगा, इस व्यक्ति का जो नेतृत्व है वो बेहतर है। तो ऐसी-ऐसी बातें जब सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उन लोगों को हटा करके दूसरे लोगों का सिलेक्शन करते रहते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। तो इसे अस्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों को जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब चाहे तब हटा सकते हैं। इसलिए इस सदन को कहा जाता है अस्थायी सदन। अब आगे
कि इसमें जो कार्य करने वाले मेंबर हैं, ठीक, मान लीजिए राष्ट्रपति यानी उस व्यक्ति का नेतृत्व तो अच्छा नहीं है, तो मंत्रिपरिषद ने कहा, कंप्लेन किया कि देखिए ये व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है, इसका नेतृत्व अच्छा नहीं है, ये इस विभाग को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहा है, तो इसको हटाइए। तो उस व्यक्ति को हटा दिया गया। अगर मान लेते किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो मैक्सिमम कितने टाइम तक लोकसभा में सिलेक्ट होने के बाद रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा में चयनित हो गया है तो वो अधिकतम एक बार, यदि एक बार उसका चुनाव हो चुका है तो वो अधिकतम 5 वर्षों के लिए लोकसभा का सदस्य रहेगा। परंतु आपको जब राष्ट्रीय आपात पढ़ाया गया था, नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया गया था, तो कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो देश में उस नेशनल इमरजेंसी को और कितने समय तक ले जाना है, नहीं ले जाना है, ठीक। और जो पूरा का पूरा देश है अब उस पर उसको केंद्र सरकार कंट्रोल करती है एक तरह से, ठीक। तो केंद्र सरकार कंट्रोल करती है तो केंद्र सरकार सत्ता में बनी रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का जो शासन काल है वो उसी समय ख़त्म हो रहा है, उसी समय उसकी अवधि समाप्त हो रही है जब राष्ट्रीय आपात लगा है। मान लीजिए कि 2025 में लोकसभा जो है, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मान लेते हैं ये अप्रैल में समाप्त होने वाला है, नेशनल इमरजेंसी लग गई जनवरी को। तो अब जनवरी को लग गई तो ये नेशनल इमरजेंसी और आगे और कितने समय तक लगनी चाहिए, ठीक, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को, तो ये सारे सजेशन देने के लिए लोकसभा का होना अनिवार्य है। अगर लोकसभा के सदस्य निकल गए तो इसका मतलब कोई सजेस्ट करने ही वाला नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जब कभी भी राष्ट्रीय आपात की स्थिति आ जाती है और किसी व्यक्ति का शासनकाल समाप्त होने वाला होता है तब उसमें 1 वर्ष और जोड़ दिया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, नेशनल इमरजेंसी लग गई 2025 में, मान लेते हैं लगी नेशनल इमरजेंसी और इस व्यक्ति का शासनकाल समाप्त हो रहा है 2026 में, तो आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल इमरजेंसी लग गई इसलिए सबका 1-1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो इन लोगों का 25 में समाप्त, 26 में समाप्त होने वाला था तो अब 27 में समाप्त होगा, ऐसा नहीं। अगर किसी व्यक्ति की जो किसी व्यक्ति का यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो रहा हो जबकि राष्ट्रीय आपात लगा हो, ठीक, तो उसी कंडीशन में केवल 1 वर्ष वृद्धि की जाती है, ठीक। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपात लग गया तो 1 साल बढ़ ही जाएगा, नहीं। अगर ऐसे समय पर उन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिस समय उन्हें लोकसभा में रहना चाहिए तो ऐसी कंडीशन में 1 वर्ष की समय अवधि बढ़ा दी जाती है। उसके बाद ये मेन है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक। और उसमें ये कहा गया था कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर देना चाहिए, और वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष हो भी गया था। परंतु सन 1978 ईस्वी में फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, यानी क्योंकि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का जो आपने देखा होगा कि उसके जो सदस्य है उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो 6 वर्ष से फिर घटा करके वापस कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया गया। यानी 1976 में यानी लोकसभा के सदस्यों के जो कार्यकाल था उसे 6 वर्ष किया गया था, परंतु 1978 में फिर संविधान संशोधन करके उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष ही कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारे देश में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, ठीक, यानी कितने सदस्य हो सकते हैं और कितने हैं। तो ये है लोकसभा का स्ट्रक्चर, ठीक, कि लोकसभा जो है, लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं उनकी संख्या है 550, यानी आप 550 से अधिक व्यक्तियों को नहीं रख सकते, किसमें, लोकसभा के अंदर। परंतु वर्तमान समय में हमारे पास केवल 243 ही व्यक्ति हैं, यानी अगर भारत सरकार चाहे तो 7 और व्यक्तियों को, भारत सरकार चाहे तो और 7 व्यक्तियों का क्या कर सकती है, चयन कर सकती है। फिर उसके बाद कहा गया कि अब ये जो 550 सदस्य हैं, ये 550 सदस्य कैसे बनेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 230 लोग ले सकते हैं राज्य से, यानी किसी राज्य से 40 सदस्यों को ले लिया, कोई राज्य छोटा है तो वहाँ से 25 सदस्यों को ले लिया,
कोई राज्य और छोटा है तो वहाँ से 15 सदस्यों को ले लिया। तो इस प्रकार से करके राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार, वहाँ के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है वहाँ की जनसंख्या पर कि पॉपुलेशन कितनी है। जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो भी अधिक हो जाती है। तो कहा गया टोटल स्टेट में मिला करके आप मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं उनकी संख्या को, सॉरी यहाँ पर 530 रहेगा, 530 लोगों का चयन कर सकते हैं। और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी केंद्र शासित प्रदेशों से मिला करके आप मैक्सिमम 20 मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। परंतु हमारे पास राज्य से 524 सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य हैं। चाहे तो किसी एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक सदस्य उठा सकते हैं यदि उसका एरिया वगैरह कुछ बढ़ा तो। और राज्य से अभी हमारे पास 6 मेंबर्स और सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हो गई, अब देखते हैं आगे की ओर। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारी लोकसभा का स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया गया है सन 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक। कि नहीं, सन 2001 की जनगणना के अनुसार नहीं, कहा गया है कि 84वां संशोधन किया गया था। यह 84वां संशोधन के बाद कहा गया कि सन 2001 के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक वही रहेगी। यानी कि इसमें जो सीटों की संख्या बताई गई है, यानी इतने लोग ये है, इतने लोग ये हैं। अभी आपको बताया गया कि किसी भी राज्य से जो सदस्य चुने जाते हैं वो निर्भर करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। जब संविधान बनाया गया था तो नॉर्मल सी बात है कि उस समय जो हमारे देश की जनसंख्या थी और आज वर्ष 2025 में जो देश की जनसंख्या है, ठीक 130 करोड़ के आसपास, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई तो इसका मतलब है कि लोकसभा में तो सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए ना। क्योंकि अब मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में पहले जनसंख्या कम थी, ठीक। मान लेते उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान जनसंख्या 22-23 करोड़ के आसपास है। पहले 14 करोड़ रही होगी, 14-15 करोड़ के आसपास। तो 6 करोड़ लोग जो बढ़े हैं उन 6 करोड़ लोगों के लिए कम से कम 5 से 7 और सदस्य तो चाहिए ही जो उनका नेतृत्व कहाँ कर सके, लोकसभा में कर सके। तो हर एक स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई है, तो हर एक स्टेट में सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। और हर एक स्टेट में यदि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो 550 सीटें दी गई हैं ये भी कम हो जाएंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि सन 2026 तक ये जो जितनी सीट बनाई गई है उतनी ही रहेगी। सन 2006 के बाद आप लोग सन 2001 की जनगणना के अनुसार इसके सीटों की संख्या को बढ़ा लीजिएगा, ठीक। वो भी सन 2025 के अनुसार नहीं, सन 2001 के अनुसार जितनी भारत देश की जनसंख्या रही होगी उसके बेसिस पर कि हर एक स्टेट को कितनी कितनी सीट मिलनी चाहिए। ओवरऑल पूरे इंडिया में देख लीजिएगा, जितनी सीटों की आवश्यकता हो उतनी सीटें और आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि नया संसद भवन बना है भारत में, ठीक। और उसमें जो है सीटों की संख्या को बढ़ाकर बनाया गया है ताकि कि वो संसद भवन 26 के बाद जो संशोधन कर करके मेंबर्स की संख्या जो बढ़ने वाली है उनके सीटों को भी उसमें रखा गया है, ठीक। तो ये हो गया 84वां संशोधन जिसमें ये कहा गया है कि ये सीटें 2026 तक अभी इतनी ही रहेंगी। 2026 के बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी, वो भी सन 2001 की जनगणना के बेसिस पर, ठीक। आगे बात करते हैं योग्यता के बारे में कि कौन व्यक्ति है जो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली बात देखी जाए तो कहा गया है कि भारत का सदस्य होना चाहिए, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया कि उसकी जो मिनिमम एज है यानी कम से कम उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष हो। वो जिस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो उस समय वो किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई जॉब वगैरह ना कर रहा हो, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ये 3 तो कंपलसरी हैं। इसके अलावा संसद ने जो और छोटी मोटी योग्यताएं बनाई हो कि ये चीज़ें, ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट होता है ना, कितने तक पढ़ा रहना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो सारी अर्हताएं उसे पूर्ण करनी होगी। तो ये 3 चीज़ें कंपलसरी है। पहला कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। तीसरा कि लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई नौकरी वगैरह ना कर रहा हो। यानी किसी व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव यदि लड़ना है तो उसे अपना पद
त्यागना पड़ेगा। उसके बाद वो भी देखिए, ऐसा नहीं कि चुनाव जीत गए तब त्यागना है, चुनाव लड़ने से पहले आपको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है कि लोकसभा की कार्य एवं शक्तियाँ, कि लोकसभा कौन कौन से कार्य कर सकता है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के पास कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वो समान रूप से हैं। यानी जितनी अथॉरिटी उसके पास होती है लोकसभा के पास, उतनी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है, यानी राज्यसभा के पास भी होती है। ठीक। तो कहा गया लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की जो कार्य और शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला, विशेष 4 चीज़ों को लिखा गया, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के पास कानून बनाने की शक्तियां समान रूप से, शक्तियां समान हैं मगर पॉइंट अलग अलग हैं। कहने का मतलब है लोकसभा अगर कोई कानून बनाता है तो जितनी उसकी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू राज्यसभा के द्वारा बनाए गए कानून की होगी। ठीक। परंतु लोकसभा के लोगों को अलग अलग पॉइंट दिया गया है, लिस्ट बना दी गई है कि इस लिस्ट में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उस पर केवल और केवल आप कानून बनाएंगे। उसी तरह एक और लिस्ट बनी है, इसको कहा जाता है केंद्र सूची, इसको कहा जाता है राज्य सूची। इसमें जितने पॉइंट दिए गए हैं उस पर केवल और केवल राज्य सरकार बना सकती है। और एक सूची ऐसी बनाई गई है जो कॉमन है, जिसको कहा जाता है समवर्ती सूची। उसमें जितने जितने पॉइंट दिए गए हैं उस पर लोकसभा चाहे तो लोकसभा भी कानून बना सकती है, राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा भी कानून बना सकती है। तो कहा गया है अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक जो है वो सदैव लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। यानी वित्त से संबंधित, धन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उस पर टोटल जो राइट होता है वो केवल और केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। तो धन विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद कहा गया है कि वार्षिक बजट या अनुदान संबंधी मांग सदैव लोकसभा के समक्ष रखी जाती है। वार्षिक बजट की पूरे वर्ष में देश की जीडीपी क्या रही है, देश में कितनी अर्थव्यवस्था ऊपर गई है, नीचे गई है, इन सभी चीज़ों का आकलन वगैरह वो किया जाता है लोकसभा के समक्ष, ना कि राज्यसभा के समक्ष। अगला कहा गया है, इस पॉइंट को अभी देख लीजिए, विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, यानी जैसे कोई भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो कोई कानून बना रही हो, कोई बिल पास कर रही हो, तो लगे कि ये बिल सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो उस पर जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसको कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव, कि हमें विश्वास नहीं है। ठीक। या तो विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव मेंबर्स के लिए भी लागू किया जाता है, कि यदि कोई सदस्य है वो काम सही से नहीं कर रहा है तो कहा जाएगा कि इस व्यक्ति पर हमें विश्वास नहीं है कि यह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर रहा है। यानी वो दिखा रहा है सामने कुछ और मगर पीछे उसने कुछ और काम किया है, तो उस व्यक्ति पर अविश्वास प्रस्ताव लागू करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल लोकसभा के पास होता है। फिर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, कि उपराष्ट्रपति को यदि उसके पद से आप हटा रहे हैं तो लोकसभा के हस्ताक्षर नहीं, अनुमोदन की आवश्यकता जरूर है। यानी उनकी भी सहमति अनिवार्य है। यदि वो लोग सहमत नहीं हैं तब आप उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा नहीं सकते। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है उसका अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास होता है। लोकसभा कभी भी उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जारी नहीं कर सकती। ठीक। तो आई होप जो जो चीज़ें आज आपको पढ़ाई गई वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो पॉइंट आपको ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके उस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।